यहाँ उपस्थित सभी विद्वान जनों को मेरा नमस्कार है और मैं आभारी हूँ कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ अपना शोध पढ़ पाऊँ। यहाँ बस एक ही दिक्कत है कि जब आप अपने शोध निर्देशक के साथ हों और उनके सामने कुछ पढ़ने का मौका मिले तो कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन ये सौभाग्य रहा कि मैं उनसे पहले पढ़ ले रहा हूँ, लिहाजा मेरी कोई भी कमी रह जाएगी तो वो आपको इधर पूरी होती दिख जाएगी। तो मेरे इस शोध पत्र का या कह लीजिए कि इस प्रस्तुतिकरण का जो शीर्षक है वो है राष्ट्रीय आंदोलन और लोक स्मृति। अब स्मृति और इतिहास का रिश्ता कुछ इस प्रकार का है कि प्रोफेसर इरफान हबीब का इंटरव्यू लेते हुए पार्वती मेनन ने उनसे सवाल किया कि स्मृति और इतिहास को आप किस प्रकार से देखते हैं, तो जिस पर उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तथ्य कोई भी हो सकता है, उसको एक समूह, एक वर्ग या आज के संदर्भ में राष्ट्र किस प्रकार से याद रखता है वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। लिहाजा स्मृति आप किस ऐतिहासिक तथ्य को किस रूप में याद रख रहे हैं वो आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। मगर साथ ही ये भी बात है कि आप किसी की भी स्मृति को पूरी तरह ठीक नहीं मान सकते। लिहाजा हमारी स्मृति जो निर्मित होती है उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो दो चीजों का होता है, एक है अफवाह और दूसरा है आख्यान। अब अफवाह के साथ तो फिर भी आपको ये मालूम है कि क्योंकि ये अफवाह है तो आप उसकी जांच पड़ताल करते हैं। आख्यान में एक बारीकी ये है कि आख्यान निर्माता हमेशा अपने हिसाब से और अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी ऐतिहासिक घटना की स्मृति को निर्मित करते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं 3 उदाहरण आपके सामने रखूंगा, जिसमें पहला है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को चुनने का मेरा मकसद ये रहा है कि स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन की पूर्व पीठिका भी माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन से मुसलमानों के कटाव का या उनके अलग होने का कारण भी स्वदेशी आंदोलन में हिंदू प्रतीकों और चिन्हों का इस्तेमाल है। अब अगर हम देखते हुए चलें तो हमें पता चलेगा कि 2 प्रकार के मत इस पर मिलते हैं। पहला है कैम्ब्रिज थीसिस, यानी उस वक्त के जो अंग्रेजी अफसर थे या उसके बाद जो कैम्ब्रिज से संबंधित इतिहासकार हैं, उनका मानना ये है कि क्योंकि बंगाल के भद्रलोक को अपनी ताकत घटती हुई दिखाई दी पूर्वी बंगाल की स्थापना के साथ, लिहाजा उन्होंने इसके विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए ए.के. विश्वास साहब ने 1994 में सोशल साइंटिस्ट में अपना एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था पैराडॉक्सेस ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन स्वदेशी। अब इसके साथ बस दिक्कत इतनी है कि कोई भी आंदोलन सिर्फ किसी समूह के शीर्ष नेतृत्व के बल पर खड़ा नहीं रह सकता। इतना बड़ा पूरा आंदोलन, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ और सिर्फ जो नेतृत्व है उसकी कहने पर, उसके इशारों पर चलेगा? अब इसकी ही पड़ताल यदि हम मुसलमानों के पक्ष से ये देखकर करें कि क्या मुसलमान उसके साथ उस प्रकार से जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, तो आप सोचिए कि ये बंगाल को लेकर आंदोलन हो रहा है कि बंग भंग आंदोलन जिसे हम कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्यों हसरत मोहानी जैसा एक मुसलमान जो उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, जो कि उस समय तक एमईओ कॉलेज ही था, उससे संबंध है, उससे संबद्ध होने के बावजूद वो लगातार उर्दू मोहल्ला में स्वदेशी आंदोलन के हक में अपने लेख लिख रहा है, आलेख लिख रहा है, और साथ ही साथ वो इस बात का ध्यान रख रहा है कि इससे जिन लोगों को ज्यादा नुकसान है वो कारीगर वर्ग है, जिसमें ज्यादातर मुसलमान है, साथ में हिंदुओं का भी जो नुकसान हो रहा है वो अपनी जगह। अब हसरत मोहानी सिर्फ लेखों तक सीमित नहीं है, वो आगे बढ़कर अलीगढ़ के रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर की स्थापना करते हैं, जिसके लिए पैसा दिलाने वालों में वो लोग हैं जिनको आमतौर पर राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं माना जाता, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम बिकारुल मुल्क यानी मुश्ताक हुसैन का है। अब मुश्ताक हुसैन उस समय तक शिमला डेपुटेशन लेकर जा चुके हैं और उसमें उनको माना जाता है यही कि भाई वो तो मुसलमानों के अलगाववाद को हवा दे रहे हैं, मगर यहाँ आपको दिखाई देगा कि वो हसरत मोहानी के स्वदेशी स्टोर की तहरीक के साथ खड़े हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखें, इससे आगे चलें तो स्वदेशी से आगे चलने के बाद हम खिलाफत आंदोलन पर पहुंचेंगे। खिलाफत को अक्सर जो लोक स्मृति है उसमें इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि ये हिंदू मुसलमान एकता का एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिससे बहुत क्रांति आ गई।
मगर इसकी ठीक से पड़ताल की जाए तो क्या हम ये महसूस नहीं करते हैं कि कुछ कुछ ऐसे नेता जिन्हें उस वक्त तक उदारवादी हिंदू की श्रेणी में रखा जाता था, उनको लोग इस आंदोलन के बाद से प्रतिक्रियावादी मानने लगे। अब उसमें आपको ये समझने के लिए लाला लाजपत राय के ट्रिब्यून में लिखे 13 लेखों का संकलन देखना पड़ेगा, जिसमें वो पहले ये बताते हैं कि खिलाफत आंदोलन इसलिए ज़रूरी है कि भारत की आज़ादी को जो रोका गया है या भारत को जिस तरीके से कोलोनाइज किया गया है, उसकी वजह से इस्लामी मुल्कों में भी दिक्कतें आ रही हैं। मगर उसी के 2 वर्ष बाद वो ये लिख रहे हैं, सीआर दास को लिखे अपने खत में उन्होंने ये लिखा है, जिसका जिक्र बाद में वान्या भार्गव वैदेही ने बीइंग हिंदू बीइंग इंडियन में भी किया है, और उसके बाद उससे पहले बल्कि अजमल आजम में इंतजार हुसैन साहब ने भी किया है। वो ये लिख रहे हैं कि मैं भारत के मुसलमानों को लेकर चिंतित नहीं हूँ, मैं चिंतित इस बात पर हूँ कि जब ये ईरान, इराक और अफगानिस्तान के मुसलमानों से मिल जाएंगे तो यहाँ क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये आंदोलन और इसमें मौजूद हिंदुओं के जो वाजिब डर थे, क्या उनको उस तरीके से इतिहास लेखन में जगह मिली है? क्योंकि ये सवाल इसलिए ज़रूरी है कि अब जो किताबें आ रही हैं, और वो बहुत ही मानक किताबें हैं, किसी एक तरफा इतिहास लेखन का वो नतीजा नहीं है, वो बहुत ही विद्वान जनों के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, जिसमें वान्या का मैंने जिक्र किया। एक और नाम आता है जानकी बाखले का सावरकर दी मेकिंग ऑफ हिंदुत्व। उसमें उन्होंने भी इसको बहुत ही सही ढंग से समझाया है कि कैसे ये आंदोलन आपको अलगाव का एक सीधा सीधा नमूना पेश कर रहा है, जो आगे चलकर विभाजन की तरफ हमारे लिए एक रास्ता दिखाता है। और तीसरा उदाहरण जो मैं यहाँ पेश करूंगा कि लोक स्मृति में ये दिखाई देता है कि 40 के दशक तक आते आते तो हिंदू सांप्रदायिकतावादी एक तरफ हो चुके थे और मुसलमान सांप्रदायिकतावादी एक तरफ हो चुके थे, और इनकी बिल्कुल बन नहीं सकती थी, ये साथ रह नहीं सकते थे, और इस तरीके की वो बातें भी सामाजिक तौर पर कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 1940 के दशक में ही सिंध में अल्लाह बख्श सुमरो की सरकार गिराने के बाद मुस्लिम लीग और महासभा साथ मिलकर सरकार चलाते हैं, और बहुत कुशलतापूर्वक 46 तक उनकी सरकार चलती है। ठीक इसी तरह से बंगाल में फजलुल हक की सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ चलती है। अब यहाँ ज़रूरी बात यह है कि फजलुल हक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है वो पेश किया था, जिसको सेकंड किया था चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने, जिन्होंने बाद में पाथवे टू पाकिस्तान में इसका जिक्र भी किया है। वो इसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, मगर बात यही है कि उसको पेश करने वाले दरअसल फजलुल हक थे। तो क्या ये कैसे संभव है कि आज तक भी इस पक्ष को लेकर कोई लोक स्मृति या इस पक्ष को लेकर लोगों के बीच में कोई जागरूकता नहीं है? हम उस 40 के दशक को याद करके सांप्रदायिकतावाद को तो बढ़ावा देते हैं, उसको हवा देते हैं, मगर क्या हम इन तथ्यों की तरफ भी ध्यान देते हैं? तो सारा कुछ सिमटकर इस बात पर आ जाता है कि हमारी स्मृति किसी भी घटना को लेकर होगी, उसका हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, और दूसरा ये कि वो ऐतिहासिकता के कितना निकट है, हमें इसका बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक और दिक्कत ये भी है कि जो उपन्यास आज़ादी के बाद लिखे गए या आज़ादी के समय भी लिखे गए, जिसमें विभाजन का जिक्र आता है, उनमें विभाजन की राजनीति को दर्शाया नहीं गया है। एक आंगन खदीजा मस्तूर का जो एक उपन्यास है, उस उर्दू के उपन्यास को छोड़कर, और एक आधा गांव जो राही मासूम रजा ने 1966 में लिखा था, इन दोनों को छोड़कर कोई भी इस प्रकार का हिंदी और उर्दू दोनों ही में उपन्यास नहीं मिलता है जो विभाजन के वक्त की राजनीति को दिखाता हो। और यहीं पर हमारी स्मृति की निर्मित में दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि लोगों तक जो पहुंच रहा है उसका न तो इतिहास में सार्वजनिक तौर पर और ना ही उपन्यासों के माध्यम से किसी भी प्रकार से उसको ठीक करने की कोई कोशिश हो रही है। तो इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से बस मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा और यही कहूंगा कि ऐतिहासिक स्मृति को जितना इतिहास के करीब रखा जाएगा उतना हमारे लिए बेहतर होगा और उतना हम लोग सचेत नागरिक बनने की तरफ अग्रसर होंगे। धन्यवाद।